नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी के सरकारी समारोह से पीएम मोदी के हमले के बाद अखिलेश यादव ने किया पलटवार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा का असली नारा छवि बचाओ फोटो छपाओ, एक रिपोर्ट को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ओमाइक्रॉन न्यूज, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में धारा 144 लागू। जाने देश दुनिया के बड़े अपडेट्स। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी के सरकारी समारोह से पीएम मोदी के हमले के बाद अखिलेश यादव ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, यूपी के सरकारी समारोह से पीएम मोदी के हमले के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी द्वारा राजनीतिक हमला किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी गैर राजनीतिक मंच का इस्तेमाल सियासी मकसद पूरा करने के लिए कर रही है। अखिलेश ने कहा कि परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए सरकारी बसों में भर भर कर भीड़ को जुटाया जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हीं मंचों से राजनीतिक हमले कर रहे हैं। अखिलेश ने सवाल किया कि क्या पहले ऐसे कभी किसी राजनीतिक दल ने ऐसे सरकारी बसों का इस्तेमाल किया? क्या किसी जिलाधिकारी ने पत्र लिखकर बसों की मांग की और लोगों को इकट्ठा किया? ये राजनीतिक रैलियां हैं। क्या बीजेपी कोई सियासी रैली अभी तक करने में कामयाब हो पाई है क्या? अखिलेश ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की रैलियों में भीड़ अपने आप आ रही है, जबकि बीजेपी की रैलियों में भीड़ को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जुटाया जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने शनिवार को 9,800 करोड़ रुपए की सरयू नहर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रतिद्वंद्वी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो इंतजार कर रहे थे कि कब कोई इस परियोजना का क्रेडिट लेने के लिए दावा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह कमेंट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने दावा किया था यह योजना सपा सरकार के समय में ही 3/4 बन चुकी थी। प्रधानमंत्री ने बलरामपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की, हो सकता है कि बचपन में इस योजना का फीता उन्होंने ही काटा हो। उन्होंने कहा कि सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। यही डबल इंजन की सरकार है, यही डबल इंजन की सरकार के काम की रफ्तार है। इससे पहले आज सुबह समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूर्ण करने में ऊपर भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए। 22 में फिर सपा का नया युग आएगा, विकास की नहरों से प्रदेश लहलहाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा का असली नारा छवि बचाओ फोटो छपाओ, एक रिपोर्ट को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा का असली नारा छवि बचाओ फोटो छपाओ। बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015 में हुई थी। देश की बेटियों को इस योजना से कितना फायदा हुआ, इस पर हर किसी की अपनी राय हो सकती है, किंतु इस योजना पर सरकार ने खर्च कितना किया, उसे लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का तकरीबन 80% फंड सरकार ने इसके प्रचार प्रसार पर खर्च कर डाला। जानकारी के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में इस संबंध में आंकड़े दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016-2019 के दौरान इस योजना के लिए जारी किए गए कुल 446.72 करोड़ रुपए में से 78.91% धनराशि केवल मीडिया के माध्यम से प्रचार पर खर्च की गई। भाजपा सांसद हीना विजय कुमार गावित के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विशेष संदर्भ के साथ शिक्षा के जरिए महिला सशक्तिकरण के शीर्षक के तहत इस रिपोर्ट को गुरुवार 9 दिसंबर को संसद के निचले सदन में पेश किया गया था। इसी को लेकर आज राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमाइक्रॉन न्यूज, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में धारा 144 लागू। जाने देश दुनिया के बड़े अपडेट्स। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 7 नए मरीज मिले, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या 32 हो गई है। दुनिया भर में बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमितों के मद्देनजर भारत में इससे बचाव के चौतरफा कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को अगले महीने तक बढ़ा दिया है, वहीं देशवासियों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज देने पर भी विचार चल रहा है। इस बीच देश में कोरोना वायरस से मौतों की संख्या अब 4.75 लाख हो गई है। इस मामले में भारत अब अमेरिका और ब्राजील से ही पीछे है, जहां कोविड-19 महामारी से क्रमशः 8.20 लाख और 6.20 लाख मौतें हुई हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना नेता संजय राउत बोले, देश को विपरीत दिशा में ले जा रही भाजपा।
जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि भाजपा को एकता नहीं भाती। यह बात शरद पवार ने 25 साल पहले कही थी, लेकिन हमें 2 वर्ष पहले समझ में आए। राउत ने यह बात शनिवार को राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के जन्मदिवस समारोह में बोलते हुए कही। शरद पवार के जन्मदिन पर एक मराठी पुस्तक नेमकची बोलने मुद्दे की बात का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक में शरद पवार के कई महत्वपूर्ण भाषण संकलित किए गए हैं। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित इस लोकार्पण समारोह में शरद पवार की उपस्थिति में संजय राउत ने कहा कि पवार ने 1996 में कहा था कि भाजपा एकता नहीं चाहती। इस बीच देश कितना पीछे चला गया है, यह हमें अब समझ में आ रहा है। राउत के अनुसार शरद पवार के जो विचार 25 वर्ष पहले थे, वही आज भी हैं। उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। शिवसेना भाजपा गठबंधन की पहली सरकार, जिसमें शिवसेना नेता मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, के दौरान ही पवार ने कहा था कि यह ब्राह्मणों की सरकार है। मुंबई की जमीन व्यापारियों को नहीं बिकनी चाहिए। यहां महाराष्ट्र मूल के लोगों का वर्चस्व बना रहना चाहिए। उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उन्होंने देश और महाराष्ट्र को दिशा देने का काम किया है। राउत ने इस अवसर पर भाजपा को जमकर खरी खोटी सुनाई। उनके अनुसार भाजपा देश को विपरीत दिशा में ले जा रही है, वह देश के टुकड़े कर रही है। भाजपा की ओर इशारा करते हुए राउत ने कहा कि हमारे पास गोला बारूद बहुत है, समय आने पर फोड़ूंगा। शरद पवार के भाषणों के संकलन से तैयार पुस्तक का मुखपृष्ठ भगवा रंग का है। इसके लिए शरद पवार का आभार व्यक्त करते हुए राउत ने कहा कि अब सारा रंग एक है, देश का और महाराष्ट्र का रंग भी भगवा है। राउत ने सुझाव दिया कि हमें यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा पर जमकर बरसे मुकेश सहनी, जानिए प्रियंका गांधी को क्यों कहा धन्यवाद। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव को लेकर भाजपा और वीआईपी अब खुलकर आमने सामने आ चुकी है। बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ ही वह सूबे में सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने यूपी में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि उसे हमसे डरना चाहिए। मुकेश सहनी प्रभात खबर के साथ विशेष बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी में हमारी संख्या 15% है, जीत हार में हमारी एक अहम भूमिका है। भाजपा को यह पता है, इसलिए उन्हें हमसे डरना चाहिए। भाजपा सांसद के द्वारा अनुकंपा पर मंत्री वाले बयान पर कहा कि बिहार में जो सरकार है वो 4 दलों के गठबंधन की सरकार है, हम भी उसके एक पार्ट हैं। दरअसल मुकेश सहनी भाजपा सांसद अजय निषाद के ताज़ा बयान पर भड़के हुए हैं। बताते चले कि अजय निषाद ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी महत्वाकांक्षा काफ़ी अधिक है। राजनीति में वो बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई इससे भिन्न है। वो भूल रहे हैं कि बीजेपी की अनुकंपा पर वो मंत्री हैं। इस पर पलटवार करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि अजय निषाद खुद की भाषा नहीं बोल रहे हैं, वो बीजेपी के कहने पर भौंक रहे हैं। बीजेपी बोलेगी चुप रहने को तो वो चुप रहेंगे। बीजेपी के कौन लोग ये बोल रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पार्टी के स्तर से ही वो बोल रहे हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात से थोड़ी तकलीफ है कि हमारे समाज का बेटा ही हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है। मुकेश सहनी ने कहा कि प्रियंका गांधी हमारे समाज के लिए लड़ रही हैं, उनको धन्यवाद, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी पार्टी यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी ने कहा कि यूपी में हमारी पार्टी 167 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बताते चले कि मुकेश सहनी इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में ही लगातार कैंप कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा का बड़ा आरोप, मेरठ रैली में अखिलेश यादव की सुरक्षा में योगी सरकार ने बरती कोताही। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा ने पिछले दिनों मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा आयोजित जनसभा में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा में कोताही बरतने का योगी सरकार पर आरोप लगाया है। सपा के प्रवक्ता फखरुद्दीन हसन चांद ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि मेरठ रैली में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव जी की मेरठ रैली में हमारे नेता की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा के नाम पर एक सीओ की ड्यूटी थी, वो भी नदारत थे। हसन ने कहा कि मंच के चारों तरफ से हजारों की भीड़ थी, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने सरकार से अखिलेश के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने की मांग करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी सरकार को चेतावनी देती है कि हमारे नेता की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। साथ ही उन्होंने मेरठ की रैली में सपा अध्यक्ष की सुरक्षा में लापरवाही बरते जाने की जांच कराने की भी मांग की। हसन ने कहा, डीजीपी यूपी से निवेदन है कि पूरे मामले का संज्ञान लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उल्लेखनीय है कि गत 7 दिसंबर को सपा रालोद गठबंधन के तहत पहली रैली मेरठ में आयोजित की गई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की वापसी पर कमलनाथ ने कही बड़ी बात, बीजेपी पर बोले जिद छोड़ देते। जी हां दोस्तों, करीब 378 दिनों के बाद किसानों की देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से वापसी हो रही है। इसे लेकर जहां किसानों में खुशी की लहर है तो वहीं सियासत भी गर्म है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों की वापसी पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं देश भर के किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि उनके 378 दिन के संघर्ष की जीत का दिन परिणाम के रूप में आखिर सामने आ ही गया।
इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोला और आगे ट्वीट करते हुए लिखा कि इन 378 दिनों में हमारे अन्नदाता किसान भाइयों ने कई पीड़ाएं सही, कई कष्ट भोगे। भारी बारिश, कपकपाती ठंड में भी उनके हौसले नहीं डिगे, पानी की तेज बौछारों में भी वे नहीं भीगे, कंटीली तारों, नुकीली कीलों, गड्ढों से भी वो पस्त नहीं हुए। उनके हौसलों ने एक अहंकारी सरकार को आखिर झुका ही दिया और हमारे किसान भाइयों की फतह हुई। कमलनाथ ने आगे लिखा कि बस इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि किसानों के हित में सरकार यह फैसला शुरू में ही ले लेती, अपनी जिद छोड़ देती तो सैकड़ों किसानों की शहादत को रोका जा सकता था। किसानों के हर संघर्ष में कांग्रेस उनके साथ सदैव खड़ी है। बता दें, किसानों की मांगें पूरा करने के सरकार के वादे के बाद लंबे समय से जारी किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमाइक्रॉन वेरिएंट के देश में फैलने की क्या है रफ्तार, अगले 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भारत में अतिरिक्त एहतियात बरती जा रही है। अब तक इस कोरोना के नए वेरिएंट के कुल 26 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ताज़ा मामला मुंबई की स्लम बस्ती धारावी में रिपोर्ट किया गया। वहीं इस वेरिएंट की ताज़ा स्थिति पर शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी बीच इस वेरिएंट को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, ये कितनी तेजी से फैलता है, इस बारे में अगले 2 सप्ताह के अंदर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है, लेकिन ये डेल्टा के मुकाबले बेहद तेजी से फैलता है। शनिवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी भी मीटिंग करेंगे, जिसमें कोरोना वायरस के देश में ताज़ा हालात, हेल्थकेयर सुविधाओं पर भी मंथन होगा। इसी बीच देश में कई जगह से फर्जी वैक्सीनेशन के मामले भी सामने आए हैं। इस पर सूत्रों ने बताया कि ये डाटा एंट्री लेवल पर हुई गलती है। ऐसे इक्का दुक्का ही मामले हैं। ऐसे में इस तरह के मामले भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बड़ी तस्वीर पेश नहीं करते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथ थामेंगे पप्पू यादव, जैप का कांग्रेस में करेंगे विलय। जी हां दोस्तों, बिहार में जन अधिकार पार्टी का अगले कुछ हफ्तों में कांग्रेस में विलय हो सकता है। अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि पार्टी प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने विलय से पहले सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए 16 और 17 दिसंबर को बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा, हमारे नेता पप्पू यादव ने पहले ही 2 दिसंबर को पार्टी की सभी समितियों और विंगों को भंग कर दिया है और इसकी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने की थी। समितियों और विंगों को भंग करना विलय का संकेत था। इसके साथ कोई भी किसी भी पद पर नहीं रहेगा। पप्पू यादव ही पार्टी का इकलौता चेहरा है। उनके अलावा कोई भी चुनाव के दौरान भीड़ खींचने में सक्षम नहीं है। चूंकि बिहार में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसी बड़ी राजनीतिक ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ना कठिन होगा, इसलिए सबसे पुरानी पार्टी के साथ विलय एक बुद्धिमान निर्णय है। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस नेता असित नाथ तिवारी ने भी विलय की बात कही थी। सूत्रों के अनुसार पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पप्पू यादव उपेंद्र कुशवाहा की राह पर चल रहे हैं, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बेहद कड़वी हार का स्वाद चखा था। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा एक भी सीट जीतने में विफल रही। कुशवाहा भी अपनी सीट हार गए। हार के बाद उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड के साथ अपनी पार्टी का विलय कर दिया। पप्पू यादव भी यही कर रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन होने के बावजूद उनकी पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाई थी। यादव ने गठबंधन का नेतृत्व किया था, जिसने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं कर सके।